हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है गतिक घर्षण। इससे पहले लेक्चर में हमने लिया था स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। स्थैतिक घर्षण एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मान लगाए गए बल के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे यदि हम लगाए गए बल को बढ़ाएं तो एट लास्ट एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वस्तु गति प्रारंभ नहीं की है लेकिन गति प्रारंभ करने वाली होती है। उस समय अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। तो वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था प्राप्त कर चुकी है, इसका मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, उसके ठीक बराबर हो चुका है। यदि हम लगाए गए बल को थोड़ा सा भी और बढ़ा दें तो वस्तु गति प्रारंभ कर देती है। इट मीन्स गति की अवस्था में आ जाती है, और जैसे ही गति की अवस्था में वस्तु आती है उस पर लगने वाला बल पहले से कुछ कम, इट मीन्स सीमांत घर्षण से कुछ कम हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि गतिक घर्षण क्या होता है। तो इसको एक ग्राफ की हेल्प से पहले हम इसको स्पष्ट कर लें। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है बाह्य बल और वाई एक्सिस के अलावा हम ले रहे हैं घर्षण बल जो उस वस्तु पर कार्य कर रहा है। जैसे जैसे हम लगाए गए बल को बढ़ा रहे हैं हमारा घर्षण भी उसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। धीरे 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 दोनों साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और एक अधिकतम मान पर पहुंचकर, यह है अधिकतम मान घर्षण बल का और यह है हमारा सीमांत घर्षण की अवस्था। अब जैसे ही हम लगाए गए बल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं वस्तु की गति प्रारंभ हो जाती है और अब वस्तु पर कार्य करने लगता है गतिक घर्षण। और आप देख रहे हैं कि ये सीमांत घर्षण से कम इसका मान है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लगाए गए बाह्य बल को बढ़ा रहे हैं घर्षण बल का मान उसके बराबर होता जा रहा है। इट मीन्स ये सब पूरा पार्ट सीमांत घर्षण को स्थैतिक घर्षण को स्पष्ट कर रहा है और एक अधिकतम मान पर पहुंच करके ये वैल्यू आ जाती है सीमांत घर्षण की। अब अगर लगाए गए बाह्य बल को थोड़ा सा भी बढ़ा दे तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है और अब लगता है वस्तुओं के संपर्क तलों पर गतिक घर्षण, जिसका मान सीमांत घर्षण से कम होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करती है तब उनके संपर्क तलों के पर एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है जो उनकी सापेक्ष गतियों का विरोध करता है और वही बल कहलाता है गतिक घर्षण। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तल पर गति करती है तो उनके संपर्क तलों पर एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है जो उनकी सापेक्ष गतियों का विरोध करता है। यह बल गतिक घर्षण कहलाता है। तो यह है हमारा गतिक घर्षण और इसका मान सीमांत घर्षण से कम होता है। इसका मतलब है, और इसीलिए सामान्य रूप से नॉर्मल लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं जब वस्तु को गति कराने के लिए प्रारंभ में हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है
लेकिन जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो पहले की तुलना में हमें कम बल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? उसका कारण है कि जब हम वस्तु को गतिमान कराना चाह रहे हैं तो लगाए गए बाह्य बल को कहाँ तक बढ़ाना होगा? सीमांत घर्षण। इसका मतलब जब तक लगाया गया बाह्य बल सीमांत घर्षण को एक्सीड नहीं कर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, गति प्रारंभ नहीं होगी। और जैसे ही गति प्रारंभ होगी अब हमें किसके विरुद्ध बल लगाना होगा? गतिक घर्षण के, और जिसका मान सीमांत घर्षण से कम होता है। तो इसीलिए यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रारंभ में साइकिल चलाने के लिए जब आप फर्स्ट पैडल, पहला पैडल मारते हैं तो आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उस साइकिल को निरंतर चलाए रखने के लिए, गति में आ जाने पर चलाए रखने के लिए पहले से कम बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप इसको देख सकते हैं। अब हम लेकर के चलते हैं गतिक घर्षण के नियम। लॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण के अनेक नियम हैं, कई सारे नियम हैं। जैसे हमने सीमांत घर्षण के नियम लिए थे उसी तरीके से हम लेकर के चलेंगे गतिक घर्षण के नियम। सबसे पहला ये कहता है कि गतिक घर्षण सदैव वस्तुओं की सापेक्ष गतियों के विरोध में यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो गतिक घर्षण वस्तुओं की सापेक्ष गतियों के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक नीचे वाली वस्तु बी ली है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये गतिमान है। मान लीजिए ए आगे की ओर गति कर रहा है, तो स्वाभाविक है केवल अगर ए गति कर रहा है तो उसके गति के विपरीत दिशा में संपर्क तलों के समांतर ये कार्य कर रहा होगा Fs फॉर ए। घर्षण गति है तो Fs नहीं, हम इसको Fk कहेंगे, क्योंकि गति घर्षण को हम Fk से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Fk फॉर ए। लेकिन ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि दोनों वस्तुएं गतिमान हैं, ए आगे की ओर गति कर रहा है और बी इस दिशा में गति कर रहा है। तो B की चूंकि गति इस डायरेक्शन में है तो B पर लगने वाला घर्षण इसके विपरीत दिशा में होगा। तो जिधर B की गति है उसके विपरीत दिशा में, जिधर A की गति है उस पर A के विपरीत दिशा में घर्षण बल यानी सापेक्ष गतियों का ये विरोध करता हुआ विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। सेकंड लॉ, जो भी दोनों वस्तुएं सच एज हमने एग्जाम्पल में लिया है ए और बी, ये एक दूसरे के जो संपर्क में हैं उनकी प्रकृति पर ये निर्भर करता है। तो गतिक घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो वस्तुएं संपर्क में लाई जानी हैं और गति करनी है उनकी प्रकृति पर यह डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो जितने भी हमारे पास वाहन हैं उनके सभी के टायर किस वस्तु के बनाए जाते हैं? किस पदार्थ के? रबर के। चूँकि रबर का किसी सतह, ठोस सतह जैसे हमारी सड़क है, उसके साथ घर्षण कम होता है। तो घर्षण को कम रखने के लिए उनके हम रबर के टायर बनाते हैं, जबकि पूर्व समय में लकड़ी के, लोहे के, अलग अलग पदार्थों के टायर बनाए जाते थे। लेकिन अब ये सभी में अधिकांशतः आपको रबर के बने हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन ये, थर्ड नियम कहता है कि अगर हमारा वस्तुओं पर कार्यरत लंबवत प्रतिक्रिया, जैसे ये कार्य कर रही है, अगर ये नियत है, ये परिवर्तित नहीं हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में जो गतिक घर्षण है वो वस्तुओं के आकार पर निर्भर नहीं करता है।
कितना बड़ा आकार है ए वस्तु का या बी, दोनों जो भी संपर्क में है। तो थर्ड लॉ ये कहता है यदि तलों की लंबवत प्रतिक्रिया नियत हो तब गतिक घर्षण वस्तुओं के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये केवल कंडीशन तभी है जब उनकी अभिलंब प्रतिक्रिया नियत हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो गतिक घर्षण का मान है वो वस्तुओं की आपेक्षिक चाल पर निर्भर करता है। फोर्थ, गतिक घर्षण का मान वस्तुओं के सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है। लेकिन इस नियम के लिए आवश्यक है कि ये सापेक्ष वेग का मान बहुत कम या बहुत अधिक अगर है तब ये उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यानी वेग सापेक्ष वेग बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये लॉ वहाँ वर्क नहीं करेगा। सामान्य वेगों के लिए ये वर्क करता है। एंड द नेक्स्ट, गतिक घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स F के प्रोपोर्शनल टू R। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं, दैट इज म्यू के R, जहां म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है। ये लिया गया है गतिक घर्षण गुणांक। तो ये है हमारे गतिक घर्षण के नियम, लॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो ये प्रॉपर्टी F के फिलहाल हमने कहा है, सीमांत घर्षण में हम कहते थे Fs प्रोपोर्शनल टू R, तो उसी तरीके से है। तो ये है हमारे डायनामिक फ्रिक्शन के नियम। अब हम देखेंगे कि क्या गतिक घर्षण कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने स्थैतिक घर्षण के लिए लिया उसमें एक लिमिट होती थी, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हर परिस्थिति में गतिक घर्षण सेम रहता है या ये भी वस्तुओं की गति पर निर्भर करता है। तो हम अब लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गतिक घर्षण के प्रकार। किसी भी वस्तु के तल पर कोई दूसरी वस्तु सामान्यतः दो प्रकार से गति कर सकती है, या तो वो उसकी सतह पर स्लाइड कर रही हो, सरकाई जा रही हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है वो रोल कर रही हो, लुढ़काई जा रही हो। तो उसी आधार पर गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। तो गतिक घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायनामिक
फ्रिक्शन। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला है सर्पी घर्षण, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा होता है लोटनिक घर्षण, वो इसके बाद लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट है सर्पी घर्षण, दूसरा भी नाम ले लेते हैं साथ साथ, दैट इज कॉल्ड लोटनिक घर्षण, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकाई जाती है, स्लाइड करती है, तब उनके बीच कार्यरत घर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकाई जाती है, तब उनके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। सर्पी घर्षण कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु का तल है, उस पर ये एक बॉक्स रखा है, संदूक रखा है, और इसको इसके तल पर ये चेन से खींचा जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा, तो ये इसके तल पर सरक रही होगी और इनके बीच में जो लगने वाला होगा घर्षण, वो होगा आपका सर्पी घर्षण। दूसरे तरीके का कहलाता है लोटनिक घर्षण। जब कोई वस्तु जिसका वृत्ताकार अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो, कोई बेलन हो सकता है, कोई रिंग हो सकता है, कोई गोला हो सकता है, इस प्रकार की कोई भी वस्तु जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वृत्ताकार हो, किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़काई जाती है, तो उसकी ये गति कहलाती है लोटनिक गति। और उस समय उनके संपर्क तलों के बीच में लगने वाला घर्षण कहलाता है लोटनिक घर्षण। ठीक है। तो जब कोई वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली वस्तु जैसे कोई वलय यानी रिंग हो सकता है, गोला, डिस्क, बेलन आदि, किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती है, तब उनकी यह गति लोटनिक गति कहलाती है। तथा वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्यरत
घर्षण बल क्या कहलाता है? लोटनिक घर्षण कहलाता है। तो ये है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण हमेशा कम होता है तुलना में सर्पी घर्षण के। इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, यदि हमारे पास ये कोई तल है वस्तु का और इस पर ये रखा हुआ है बॉक्स, लेकिन इसके नीचे हमने या तो वलय यानी पहिए लगा दिए हैं या वृत्ताकार छड़े इसके अंदर जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की या जिन्हें बेलनाकार छड़े लगा दी जाएं, तब वही व्यक्ति इसको पहले से बहुत कम बल लगा करके खींच सकता है। तो सामान्य रूप से लोटनिक घर्षण का मान चूंकि सर्पी घर्षण से सदैव कम होता है, इसीलिए उस परिस्थिति में हम उसको सरलता से खींच सकते हैं। इसका कारण क्या है कि लोटनिक घर्षण का मान कम क्यों होता है? उसका कारण है कि लोटनिक घर्षण में वस्तु है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली वृत्ताकार, जिसका संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम बनता है और उस परिस्थिति के कारण ये घर्षण का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा गतिक घर्षण। आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। तब तक इसको तैयार करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, कमेंट्स हों, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।